गुड इवनिंग, जय भीम। आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आया था बहुत वो हंगामा सब कुछ मचा था और उसमें ये भी चर्चा चली थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आया गया, अब कब लागू होगा नहीं होगा ये हमें भी पता नहीं और किसी को भी पता नहीं है। लेकिन स्टंट बहुत होता है देश में, राजनीति में, भारत की राजनीति में स्टंट बहुत होता है। लेकिन एक इशू हमने चलाई थी पहले, अगर आपको याद होगा, अम्बेडकरनामा पर, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र छात्राएं एडवोकेट्स दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव दूसू जिसको बोलते हैं, और सांसद से बड़ा चुनाव होता है, पूरे दिल्ली के छात्र उसके स्टूडेंट होते हैं, उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की भागीदारी, इसके लिए लड़ाई हमारे दोस्त जो बैठे हैं, अभी परिचय करवाऊंगा, वो लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने नोटिस किया है दिल्ली विश्वविद्यालय को कि इस पे 1 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर आप रिप्लाई करें। दूसरों का चुनाव है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में है या किसी कॉलेज में है तो देखिए किस लेवल पे यहाँ चुनाव होता है। बहुत ही धूम धड़ाका वाला चुनाव होता है, उसमें महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसके लिए हमारे दोस्त सब संघर्ष कर रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में है और आज बात करेंगे इन सब से कि क्या चल रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85। विशाखा है हमारे साथ, आप लॉ में हैं? हाँ, लॉ कर रही हैं। शबाना है, शबाना पहले आप सुन चुके हैं। आशु आप जानते हैं, एडवोकेट हैं। ये दोनों छात्र हैं यहाँ पर। आप बुद्धिस्ट स्टडी में हैं और आप लॉ कर रही हैं। और आशु एडवोकेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा है। और उदित लॉ फैकल्टी में आप पढ़ते हैं, किस ईयर में हैं? 3rd ईयर लास्ट। ओह ग्रेट। तो ये सारे आपके पिटिशनर एक्टिविस्ट हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दूसू का चुनाव हो उसमें 50% भागीदारी हो महिलाओं की, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम करने से, खाली बोलने से नहीं होगा, हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए और उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसा हम ज़रूर समझते हैं। चलते हैं, पहले विशाखा से बात करते हैं, क्या मामला है ज़रा आप बताएं। तो इंस्ट्रक्शन आई है दिल्ली हाई कोर्ट के लेके कि जो डूसू में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो इसकी हमें पहले तो ये पिटीशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी शबाना जी को, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डूसू इलेक्शन काफ़ी चर्चा में रहता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको देखती है। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डूसू इलेक्शन होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मनी पावर इस्तेमाल करते हैं अपना, और तो हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर बॉयज़ ही कैंडिडेट्स होते हैं, महिला का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो हम महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों करेंगे आखिर? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जब इलेक्शन लड़वाते हैं तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि यही स्टूडेंट्स यहाँ से लीडरशिप सीखेंगे यूनिवर्सिटी से, और आगे जाके वही देश की जो कमान है वो संभालेंगे। तो अगर ये महिलाओं को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अब हमने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो इसका ये होगा आगे जाके कि जो अभी रिसेंट हम देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ों के रिप्रेजेंट कौन करेगा अगर महिलाएं ही नहीं होंगी पार्लियामेंट में? अभी हम जानते हैं कि भले गवर्नमेंट ने, और काफ़ी सालों से, हालांकि जजमेंट भले ही थोड़े टाइम पहले आया हो, पिछले साल आया था आई थिंक 33% रिजर्वेशन महिलाओं को पार्लियामेंट में, लेकिन इसकी भी हम अगर देखें इसका तो सिर्फ 14% ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। तो फिर महिलाओं की सेफ्टी की बात, महिलाओं की बात कौन रखेगा? तो इसकी जो नींव है, इसका जो बेस है वो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से ही महिलाएं लीडरशिप सीखेंगी, और तभी आगे जाके देश में जो महिलाओं की सेफ्टी की बात है या महिलाओं के कोई भी इश्यूज़ हो, उनके एजुकेशन की बात हो, उनकी एजुकेशन के बाद की उनकी जॉब की बात हो, क्योंकि महिलाओं को हर चीज़ में फेस करनी पड़ती है दिक्कतें। और इलेक्शन में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे देने से ही मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज एक बात पता लगी कि डूसू में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी कॉलेजेस इंक्लूड नहीं है, खास करके जो वुमेंस कॉलेज है वो
हाँ 22 कॉलेजेस है, लेकिन फिर भी डूसू में सिर्फ 6 कॉलेजेस ही उसमें ऐड करी है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो मैं तो ये कहूँगी कि गर्ल्स को अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर गर्ल्स ही अवेयर नहीं होंगी, सिर्फ 6 कॉलेजेस की गर्ल्स तो वोट दे देंगी, तो क्यों बाकी कॉलेजेस की जो गर्ल्स है, क्या उनमें इतनी है नहीं उनका माइंड पावर कि वो सही वोट, सही कैंडिडेट चूज़ कर सके? तो इसके लिए महिलाओं को अवेयर होना पड़ेगा। इन छात्राओं की आवाज़ सुनिए। शबाना है, पिटिशनर है हाई कोर्ट में। क्या आपने पिटिशन डाला है, जरा बताइए ब्रीफ। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम शबाना हुसैन है और मैं बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 50% रिजर्वेशन की जो बात की है वो सीधा हम लोगों ने PIL नहीं डाली थी। पहले तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको दिया था हम लोगों ने रजिस्ट्रार सर को दिया था, डीन स्टूडेंट वेलफेयर सर को दिया था, लेकिन जब हमें कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला तब हम लोगों ने ये PIL फाइल की हाई कोर्ट में। अब सर PIL फाइल करने का पीछे का जो रीज़न रहा है वो ये था कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो गए हैं और ख़ुद DU के वाइस चांसलर जी का ये कहना है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो 53% है। लेकिन 53% रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी हम पॉलिटिक्स में अगर बात करें, डूसू की पॉलिटिक्स में या कॉलेज यूनियन पॉलिटिक्स की बात करें, तो हमें महिलाओं की भागीदारी कहीं से भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अब उसके पीछे जो रीज़न आ जाता है सर वो मनी पॉलिटिक्स है, मसल पावर पॉलिटिक्स है, ईगो आ गई है मेन के बीच में कि आज जो ये इलेक्शन कोर्ट में क्या प्रे किया है ये बताइए मुझे, तो वो किस हिसाब से भी बात करेंगे। अच्छा जी, लॉयर ऑल्सो। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम लोगों की डिमांड ये है कि पहले तो 50% रिजर्वेशन दिया जाए हर कॉलेज में, डूसू इलेक्शंस में और हर कॉलेज यूनियन इलेक्शंस में। दूसरी हमारी प्रेयर ये है कि जो कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, 22 गर्ल्स कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 गर्ल्स कॉलेजेस हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है कि वो कॉलेज ने डूसू का पार्ट बनने से मना कर दिया। दो बातें जी पता कीजिए आप। जी सर, जी इसका भी जवाब है। एक्चुअली सर बात यह है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शंस देख रहे हो, मनी पॉलिटिक्स यूज़ हो रही है यहाँ पे, मसल पावर, जिसकी वजह से जो कॉलेजेस हैं वो खुद मना कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो ऐसे ही चलेगी शबाना जी सर, ऐसे ही चलेगा, लेकिन जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, कुछ पंगा नहीं लेंगे, तब तो आप मनी और मसल के बीच में आप छोड़ देंगे। तो एलीट कॉलेजेस जो हैं महिलाओं के, हाँ, उन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया कि हम डूसू का पार्ट बनेंगे? जी सर, वो खुद कहते हैं। स्टीफंस नहीं है, पार्ट नहीं है, LSR नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं है, LSR नहीं है, गार्गी नहीं है, ये कमला नेहरू नहीं है, बाकी बहुत सारे कॉलेजेस है जो पार्ट नहीं है। लेकिन सर वो खुद कहते हैं कि हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हम पार्ट बन नहीं रहे हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो मनी पावर है, मनी पॉलिटिक्स है, मसल पावर है। ये आप देख रहे हो इधर उधर बैनर्स लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स बस फेंके जा रहे हैं मुँह पे लड़कियों के। ये जो टॉक्सिक चीज़ चल रही है आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी में, इसको देख के वो गर्ल्स कॉलेजेस आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डूसू में। तुमको हड़बड़ी किस बात की है कि तुम अब संघर्ष में आगे हो उनके साथ? जी देखिए सर, बात मेल फीमेल होने की, महिला पुरुष होने की नहीं है। बात यह है कि जो हक है जिसका, वो उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक युग पुरुष हुए हमारे, अब भी वो हमारे विचारों में है, दिलो दिमाग में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी बात थी। किसी समाज की प्रगति को देखना है ना, तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को देखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कंसिडर करती है कि कौन समाज कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, आते हैं डूसू की तरफ। तो पहले हमारे सामने हमारे मित्र ने प्रस्ताव रखा, बातचीतें हुई कि ये चीज़ें हैं और 50% जो है महिला आरक्षण मांगते हैं डूसू में। तो मैं भी ऐसा था कि मतलब नहीं, 50% इतना फीमेल पॉपुलेशन डूसू में नहीं है। जब डाटा निकलवाया गया और प्रॉपर चीज़ें सामने आई तो आई वाज शॉक कि 53% वुमेन ड्यू के स्टूडेंट है, 53% गर्ल्स स्टूडेंट है डूसू में। और डूसू में हर बार, माना ठीक है, हर बार एक टिकट दोनों पार्टियों से, जो बहुमत पार्टी है उनको, गर्ल्स को देना पड़ता है।
परंतु सिचुएशन ये है कि पार्टियों में गर्ल्स देखने को नहीं मिलती है। पॉलिटिक्स में तो ठीक है, टिकट के लिए तो ठीक है, उनके कार्यकर्ता भी बहुत मुश्किल से गर्ल्स देखने को मिलती है। होती है तो वही किसी के इन्फ्लुएंस में आके, चलो भाई मीटिंग है, चलो भाई पार्टी की ऑफिस जाना है, ये सब है। मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में महिला की भूमिका जो है ड्यू में बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि अगर इस देश की राजनीति में महिलाओं को जगह देनी है तो महिलाओं को नेता बनाना जरूरी है। और ड्यू की जो पृष्ठभूमि है, डूसू का इलेक्शन, ये एक बेस है किसी भी समाज को उठाने के लिए, किसी भी तबके को उठाने के लिए, किसी भी जैसे महिलाओं को उठाने के लिए, ठीक है। तो इस डूसू से नेता निकलते हैं, वो आगे चल के बड़े नेता बनते हैं और देश में अपने समाज की, अपने लिंग की, अपने क्षेत्र की भागीदारी को देश के लेवल पे प्रस्तुत करते हैं। तो यही चीज़ है कि जिसको जो हक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी उतनी भागीदारी। चलिए एनीवेज वकील साहब जी, आंसू हैं, आंसू विदुरी हैं, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। आपको लट-वट तो नहीं पड़ी? आप वकील हैं। देखिए सर मैं आपको बताऊं, समाज के बारे में शायद मेरी आपकी चर्चा पिछले वीडियो में भी हुई थी जब समाज के बारे में थी। खैर उस पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपके 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले जो आपने कहा कि भाई आप पुरुष हैं, आप क्यों इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं फूले साहब भी पुरुष थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी पुरुष थे। फूले साहब ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और आज हम इस देश में क्रांति देख रहे हैं। तो पुरुष और महिला ये कोई अलग अलग जेंडर नहीं है, एक सोच है और हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना है जिस सोच के साथ बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए थे। दूसरी बात थी सर आपकी कि 22 कॉलेज जो हैं जो पार्ट नहीं बन रहे हैं, जो 22 कॉलेज जो है फीमेल्स के, उनमें से 6 पार्ट हैं, बाकी नहीं है। तो जो एलिट कॉलेज में पार्ट नहीं बनना चाहते हैं इसी पॉइंट पे एक छोटा सा मेरा मत है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी चॉइस नहीं है सर। हम डेमोक्रेसी को उस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोग उसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं। आप उन बच्चों को जो वहाँ पे डेमोक्रेसी का पार्ट बन सकते हैं, जो इस देश के लिए एसेट हो सकते हैं, जो सीताराम येचुरी जेएनयू से निकल के देश के लिए एसेट हुए, जो अरुण जेटली एसेट हुए, और हज़ारों नाम हैं जो देश के लिए एसेट हुए। छात्र लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, और इतने नाम हैं जो शायद मैं नहीं जानता, आप और बेहतर जानते होंगे। तो छात्र राजनीति को आप ख़त्म करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? जो 33% आप लेके आए हो महिला आरक्षण, उस महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ इस देश की महिलाओं को तभी मिलेगा जब आप ग्रास रूट लेवल पर उन्हें लेके आओगे। ठीक है, तो इस मुद्दे पे बाद में आऊँगा। अभी मैं आपको पहले हाई कोर्ट में क्या रहा क्या नहीं रहा उस बारे में एक बात कर लेते हैं। तो मसला ये था सर, जो पहले भी आपसे बात हुई थी, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में हर जगह मैंने आर्ग्यू किया था। ये चीफ जस्टिस के कोर्ट में केस है, चीफ जस्टिस जी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस, हाँ मैं आर्ग्यू कर रहा था जी, वो दिलचस्प आपको बताते हैं। जस्टिस मनमोहन जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और जस्टिस गडेला, अच्छा जस्टिस गडेला, उन दोनों के सामने मुद्दा था। तो मुद्दा ये था कि उन्होंने हमसे पूछा भी क्यों आपको चाहिए, तो हमने उन्हें बताया कि ये जो नारी वंदन अधिनियम आया है, इस अधिनियम के तहत आप महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हो, लेकिन उनकी जो ग्रास रूट है, जो उनकी नर्सरी है, जहाँ से वो निकल के आएंगे, जहाँ से करेज पैदा होगा, किसी भी काम को करने के लिए करेज सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास करेज नहीं है, आप उन महिलाओं को, जो महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, आप उन महिलाओं को डिस्करेज कर देना चाहते हैं। आज यहीं से ग्रास रूट लेवल से, यहाँ जो 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ जो आके लोग जो पोस्टर उड़ा रहे हैं, बैनर उड़ा रहे हैं, यहाँ उन महिलाओं को लग रहा है कि ये राजनीति हमारे लिए नहीं है। यहीं से वो डिस्करेज हो जा रही हैं। कल को जब एमएलए और पार्षदी में, या आप उन्हें विधायकी में, सांसदी में उन्हें आरक्षण देंगे, उस वक्त वो महिलाएं किस तरीके से वो करेज इकट्ठा कर पाएंगी कि चलिए हम ये चुनाव लड़ते हैं। क्यों? तब वही होगा, तब वही विधायक की पत्नी, विधायक की माँ, विधायक की बहन, वही सभी चुनाव लड़ेंगी, और जो सामान्य महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगी। तो ये एक मेन मसला था जो हमने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठाया। दूसरा हमारा मसला था जो जेएम लिंगदो कमेटी, जस्टिस जेएम लिंगदो कमेटी जो चुनाव के लिए, विश्वविद्यालय चुनाव के लिए बनी थी, उस जेएम लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशंस में ये बात शामिल थी कि आप महिलाओं को बढ़ावा दीजिए। जब जस्टिस जेएम लिंगदो साहब की कमेटी रिकमेंडेशन बना रही थी, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी सभी ने इस पक्ष में बात की थी कि महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कीजिए। लेकिन सीटें, बिल्कुल मैंने पढ़ा है, जस्टिस जेएम लिंगदो की कमेटी पढ़ा है, मैंने उसे अटैच किया हाई कोर्ट के उसमें अपने में। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कुछ कॉलेज है, जैसे भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, वहाँ 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है।
और बिल्कुल वहाँ महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। और दूसरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 93 कॉलेजेस है जिसमें से सिर्फ 52 कॉलेज डूसू के पार्ट हैं, ये भी एक अहम मसला है कि आप भारत की एक नंबर 1 कही जाने वाली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज को लोकतंत्र से दूर ले जा रहे हैं। क्या हम आज़ादी के 100 साल बाद भी उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के और कॉलेजों के हर छात्र को लोकतंत्र की अहमियत बता पाएँ? आज वो छात्र जो यहाँ लोकतंत्र की अहमियत नहीं समझेगा, वो कल जाके कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा? लोकतंत्र सर एक चॉइस नहीं है, लोकतंत्र हमें बताना पड़ेगा और उसकी मजबूती उसी में निहित है। यही बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और चुनाव ये एक शिक्षा है। जब दलित समाज के, ओबीसी समाज के हम बच्चे हम नहीं सीखेंगे लोकतंत्र क्या है, तो चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएंगे कहाँ से? तो मेरा तो ये मानना है कि गाँव में जाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? मेरा रिएक्शन सर यही रहे, मेरा लोगों का रिएक्शन भिन्न हो सकता है क्योंकि वो नहीं जानते बाबा साहब ने क्या कहा था। और ये गलती सर मैं मानता हूँ कि हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं उनकी ये गलती है कि जो बाबा साहब के बारे में, फूले साहब के बारे में बात करते हैं उस भाषा में बात करते हैं जिसमें आम आदमी नहीं समझता। इस बात को सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपकी बात समझते हैं लेकिन आपकी पहुंच हर जगह तक नहीं हो सकती ना सर। जो शिक्षाविद हैं, जो खुद को मानते हैं कि हम शिक्षा मानते हैं, उनको ये बात बतानी पड़ेगी जैसे काशीराम जी ने बताई थी। उनको ये बात बतानी पड़ेगी, जब लोगों को समझ आएगी तब उनको करेज इकट्ठा होगा। इस यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर्स हैं, क्या किसी ने कभी इस बात को उठाया कि भाई ये दलित समाज के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे ये डूसू में टिकट क्यों नहीं मांगते हैं? आप बताएं मेरे को, लास्ट दलित प्रेसिडेंट आपने डूसू में कभी देखा हो? इस बात को उठाने का सर वक्त है, यही वक्त है। राजनीति गंदी चीज है, लोग ऐसा बना दिया है। तो क्या हम चाइना चले जाएं? डेमोक्रेसी छोड़ दें? जो डेमोक्रेसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए लेके आए थे। एलीट ने ये बनाया है सर एलीट तो ये बनाता, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लोग छवि बनाते हैं। हम लोगों के मन में बना देंगे मिडिल क्लास के कि ये राजनीति तुम नहीं कर सकते, ये राजनीति तुम्हारे लिए है ही नहीं। हमें करने दो। जब मतलब उनका लड़का जो 25 साल का, 26 साल का, वो विधायक लड़ सकता है, लेकिन हम लोग जो 40 साल के हो जाते हैं तब भी हम डरते हैं कि हम लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे, क्योंकि डरा देते हैं। तो हाई कोर्ट के समक्ष हमारे यही मुद्दे थे। हाई कोर्ट में हमने बताया कि किस प्रकार से 53% हमारे महिलाओं की यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है लेकिन उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। किस तरीके से जो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन है, आप सर हर कोई जानता है लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन थी 5,000 रुपये खर्चा होना चाहिए। एक रोल्स रॉयस की एक दिन का किराया 5,000 है। यहाँ 100 रोल्स रॉयस, चलिए ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ देखिए हर दिन 100 रोल्स रॉयस घूम रही हैं यहाँ पे, कहाँ से आ रही हैं? 2,000 पोस्टर हर दिन उड़ रहे हैं, सड़क पूरी भरी हुई है, 5-5 हज़ार आदमी आए हुए हैं। क्या 5,000 रुपये में इतना संभव है? तो जेएम लिंगदो कमेटी की पालन नहीं हो पा रहा, ये वाइस चांसलर का फेलियर है। वाइस चांसलर को ये इंश्योर करना चाहिए कि लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन का फॉलो हो। आप नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि मध्यवर्ग। आज सर मैं बताइए, मैं एक किसान का बेटा, क्या मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा जाके डूसू लड़ लूँ? नहीं जुटा सकता, क्योंकि पहले ही मेरे से मैं टिकट मांगूंगा किसी भी पार्टी से, जो भी कोई राष्ट्रीय पार्टी यहाँ छात्र संघ चुनाव कराती है, वो पूछेंगे बैकअप क्या है, कौन लड़वा रहा है, कौन पीछे है, कितना पैसा है, गाड़ी कितनी है। अगर नहीं है तो नहीं लड़ूंगा फिर। तो यहीं से आप डिस्करेज कर रहे हैं मिडिल क्लास को, यहीं से आप डिस्करेज कर रहे हैं फीमेल स्टूडेंट्स को, और ये जो यहाँ से डिस्करेज कर रहे हैं आगे नहीं लड़ेंगे सरकार। गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है आजकल देश में, क्योंकि सर वहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल हटा दिया, स्टूडेंट्स यूनियन भी हटा दी है इस साल। तो गुजरात के बारे में जरा बताइए। आप कह रहे हैं कि आप दलित हैं, वो मुस्लिम बैठे हुए हैं, उधर दलित बैठे हुए हैं, ये भाई अपना वकील जो है गुजर समाज का है। आपके तो पूरे महिला अधिकार आंदोलन में वो ब्राह्मणी ठकुराइन तो दिख नहीं रही, क्यों? सर वही बात है कि जैसे अभी हमारे एडवोकेट सर ने कहा कि उनका तो क्या है कि उनको पता है कि उनके हस्बैंड्स को एमएलए सीट मिल जानी है और फिर उनकी वाइफ लड़ लेगी, लेकिन हमारे समाज की महिलाएं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ऊपर आते हैं जो अपर कास्ट मेल, उसके बाद आते हैं फीमेल, उसके बाद आती है लोअर कास्ट, और उसके बाद उनके नीचे आती है महिलाएं। तो इसीलिए हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारी समाज का करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम कहीं दिखेंगे भी नहीं थोड़े सालों में। लेकिन एक सवाल है कि महिलाएं जो हैं विमेंस कॉलेज में जानता हूँ, दे डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ डूसू, राइट? और ये मेरे समझ में नहीं आती है। सर एलीट फैमिली की महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, और वो पावर स्ट्रक्चर में हैं। अगर वो आएंगे, कोई आंदोलन हुआ कि हम डूसू का पार्ट बनेंगे, कौन मना कर सकता है? यहाँ पे कोई मना नहीं कर सकता। डूसू का हम पार्ट बनना चाहते हैं, मैं छात्र हूँ, तो टेक्निकली आप बताएंगे तो हमारा राइट है। इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर बीच में मेरे क्या अलाउ करें। जो आप कह रहे हैं सर कि वो एलीट क्लास की महिलाएं हैं जो पार्ट बनने के लिए आंदोलन नहीं कर रही हैं,
देखिए, हम जो लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST हैं, उन्हें लॉन्चिंग पैड चाहिए। हम लोगों को राजनीति में उतरने के लिए लॉन्चिंग पैड चाहिए। जैसे चंद्रशेखर रावण को मिला, जिग्नेश मेवानी को मिला, लालू यादव को मिला, इनको लॉन्चिंग पैड मिला तो लॉन्च हो पाए। वो जो हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं ना सर। पैसा है, बैकग्राउंड है, उनकी कम्युनिटी है, सब कुछ है, कभी भी आ सकते हैं। हमको तो लॉन्चिंग पैड चाहिए। अपने लॉन्चिंग पैड के लिए यूनिवर्सिटी में हमें तो संघर्ष करना होगा। और जहाँ तक सर बात है कि पार्ट बनने के लिए, सर मैं खुद भास्कराचार्य कॉलेज अप्लाइड साइंस का स्टूडेंट था तो डूसू का पार्ट नहीं था। मैंने वहाँ पे संघर्ष किया और उस कॉलेज को मैंने डूसू में रेफरेंडम करा के, सर रूल ये कहता है डूसू का कि जो कॉलेज डूसू के पार्ट नहीं है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अगर एक रेफरेंडम पास करते हैं कि वो डूसू का पार्ट बनना चाहते हैं तो वाइस चांसलर नोटिफाई करेगा और वो कॉलेज डूसू का पार्ट बनेंगे। मैंने सर 2 कॉलेजेस, केशव महाविद्यालय पीतमपुरा में है, भास्कराचार्य कॉलेज अप्लाइड साइंसेज, ये दोनों कॉलेज में मैंने संघर्ष किया। और मैं आपसे कह सकता हूँ उस कॉलेज की लड़कियों ने भी मेरे साथ मिलकर संघर्ष किया। जहाँ की बात आप कह रहे हैं LSR, गार्गी और ये सब कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बेशक कि वहाँ एक एलाइड क्लास की स्टूडेंट्स आती हैं, वो पढ़ती हैं, वो रहती हैं और हो सकता है उनको इसकी इंपॉर्टेंस नज़र ना आए, लेकिन हमको तो समाज के तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस नज़र करनी पड़ेगी, नज़र आनी पड़ेगी। अगर नज़र नहीं आएगी तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसमें हमारी महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी। इसमें वही विधायकों की पत्नियाँ, वही विधायकों की माँ, वही सब जो कि जाके वहाँ पहुँच जाएंगी। और ये बात भी जानने की है कि जो SC ST के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं, उन रिजर्व सीट्स में जो फीमेल रिजर्वेशन है वो एज इट इज़ लागू है, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। तो हमें अगर अपने लिए वो जगह बनानी है तो हमें ग्रास रूट लेवल से, नर्सरी से महिलाओं को तैयार करना होगा। जो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा से किया सर, वो हमें यहाँ से करना होगा। डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता। स्टार्टिंग लोग क्या कहते हैं? सर जब मैंने पापा क्या करते हैं? पापा एक्स आर्मी मैन। ओके, इसलिए बहादुरी अंदर से आता है ना। जी सर, बिल्कुल। गोली भी चला होगा बॉर्डर पे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। जी। ओके। सर जब मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, मेरा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन देशबंधु कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। तो मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। अच्छा 2018 में सर मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती थी। मम्मी हमेशा से ये कहती थी कि लड़की है, क्या करेगी, कोई मार वार देगा तो फिर क्या करेगी, है ना। तो फिर हम लोग लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लेकिन पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। पापा ने बोला कि जो होगा देख लेंगे, ऐसे रहोगे तो कभी आगे निकल नहीं पाओगे। पापा का एक और सोच यही रहती थी कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर से पैदा हो, ऐसा थोड़ी अपने घर से भी तो आपको निकालना। भाषणों में कहता हूँ तो भगत सिंह अपने घर से भी होना चाहिए। तो पापा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इस चीज़ को लेके। एंड मैं जब वहाँ पे इलेक्शन जीत गई तो फिर घर वालों को ये रहा कि चलो ठीक है, इलेक्शन जीत गई तो चलो आगे भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब वो कुछ नहीं कहते हैं, अब वो आगे क्या कहते हैं, जरा इनका सुनिए। सर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। किस डिपार्टमेंट में? सर हेल्थ डिपार्टमेंट। मोबिलाइजेशन करने के लिए क्या आपने कॉलेज दौरा किया है आप लोगों ने? और आपके घर में पापा अगर जो भी काम करते हैं जी है कि आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो घर में टोकते नहीं कि बेटा नौकरी कर लो, कहाँ ये सब चलते रहते? टोकते हैं, पर घर वालों को ये चाहिए कि बच्चा ठीक है कुछ भी करे, गलत सही ठीक है, पर वो सही तरह जो उसका मेन मुद्दा है, जो गोल है, उससे ना भटके। लॉ का एग्ज़ाम पास करना एक तरह से घर वालों के लिए सिक्योरिटी को बढ़ाना हुआ कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। लॉ का ईजी तो होता नहीं है ना एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद भी रिज़ल्ट लगातार अच्छा रहा, ना बैक ना कुछ, तो मतलब उनको लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। फिर कोर्ट में जाना, इंटर्नशिप करना, चीज़ें नई नई सीखना, केसेस जो है प्रोग्रेसिव है तो ठीक है, घर वालों को सिक्योरिटी रहती है कि हाँ बच्चा अपने कैरियर के लिए भी सोच रहा है। फिर दूसरी बात चीज़ें ये है कि अगर मैं उनको समझाता हूँ कि अगर हम अपने हक़ की बात नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है अपने हक़ मांगने का, क्योंकि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको गाली देंगी कि हमारे माँ बाप हमारे लिए, कि हमारी जो पुरखे थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया, है ना। तो यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है, और मेरे घर वालों को भी एक कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है संघर्ष करना ही चाहिए। सपोर्ट है, हाँ, मतलब इतना पूर्णतः खुल के तो नहीं।
आप लोग कॉलेज गए हैं इस लेकर हैं? जी सर, बिल्कुल। छात्राओं के बीच गए हैं आप? हाँ जी सर, हम लोगों ने सारे कॉलेजेस में गए हैं इस चीज़ को लेके, कोई रैली सिग्नेचर निकाला, कैंपेन। 500 छात्राएं आई, कुछ इस तरह का हुआ? जो सर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो सिग्नेचर कैंपेन से स्टार्ट किया था। हम हर कॉलेजेस में गए थे, सिग्नेचर कैंपेन कराया था, वहाँ पे जाके अपनी बातें पहुँचाई थी, अवेयरनेस लेकर आए थे हम लड़कियों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हमसे जुड़ी भी हुई हैं आज। एक आध दिन संख्या दिखाइए रोड पर। जी सर, बिल्कुल। डेमोक्रेसी है ना? जी सर, बिल्कुल। नंबर काउंट्स। जब सर बातें नहीं मानी जाएगी तब संख्या ही दिखाई जाएगी। चलिए, बहुत शानदार बातचीत। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और मुस्लिम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दलित हूँ, लड़ सकती हूँ। ये छात्राएं हमारे दोस्त हैं सब, ये इनसे शिकायत है कि जब कुछ बात करना होता तभी इनका फोन आता है, अदरवाइज मैंने अपना मंच इन सबको दिया हुआ है कि जब भी अपने मुद्दे की बात करनी हो हम आपके साथ हैं, आप आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए, और जो भी बात करनी है आप करिए। लेकिन सारी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है ये 50% आरक्षण यहाँ पर मिल जाए, और उसमें एलीट कॉलेज की लड़कियाँ, अपर क्लास अपर कास्ट की लड़कियाँ वो लीडर बन जाए, ये लोग कहाँ चले जाएंगे ये पता भी नहीं लगे। लेकिन तब भी हमारी इच्छा है कि कम से कम इतिहास में ये दर्ज हो, सावित्रीबाई फुले जैसे इतिहास में दर्ज हुई, ये बच्चियाँ इतिहास में दर्ज हो और इनको आप पहचानें। शुक्रिया, देखते रहिए बोल 85 और कमेंट करना।